नमस्ते दोस्तों, पॉजिटिव डायरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं डांस की दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत कमलेश पटेल सर, गुजरात से। सर, आपका पॉजिटिव डायरी में स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो डांस की शुरुआत है वो आपकी कैसे हुई? सबसे पहले तो मैं हिंदी टॉक शो पॉजिटिव डायरी में मुझे बुलाने के लिए तनुज शर्मा सर का और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद सर कि आपने मेरी कला को मान और सम्मान देके इतने बड़े मंच पे आपने मुझे बुलाया और मेरी कला के ज़रिए हमारे लाखों यूथ, हमारे जितने भी पॉजिटिव डायरी के व्यूवर्स उन तक मेरा संदेश पहुँचे और आपने मुझे ये काम करने के लिए और इस टॉक शो के लिए मुझे बोला, इसके लिए आपका दिल से स्वागत है। थैंक यू सर। धन्यवाद। डांस की शुरुआत, हाँ, मैं सबसे पहले अपनी बात की शुरुआत एक शेर के साथ करना चाहूँगा जी, जो मेरे दिल के बहुत ही पास, और वो शेर के ज़रिए मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है जी। कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल जाते हैं, वो इतिहास बदल जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है सर। मैं जब 5 साल का था जी, उस वक्त मुझे पैरालिसिस का अटैक हुआ था। जी। मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरे परिवार ने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक हंसते खेलते लड़के को 5 साल की उम्र में इतना बड़ा प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आएगा, इतनी बड़ी मुसीबत का पहाड़ बन जाएगा। बट किसी ने कहा कि अगर आपकी किस्मत में जो लिखा है वो होके रहने वाला है, लेकिन आपके हाथ की भाग्यरेखा को आप खुद ही बदल सकते हो। जी। 5 साल की उम्र में मुझे डॉक्टर ने गलत वेन में मुझे इंजेक्शन लगा दिया था। इसके बाद मुझे पैरालिसिस का प्रॉब्लम हुआ था। जब मैं धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा और एक सर्टन एज तक पहुंचा और मैंने वो चीज़ को समझा, एक दुनिया को समझने लगा, इंसान की सोच को मैं समझने लगा, हमारे समाज की सोच एक विकलांग के प्रति क्या है वो मैं समझने लगा। जी। तब मैंने अपने जीवन में एक विज़न और एक गोल बनाया था, लक्ष्य निर्धारित किया बिल्कुल, कि मैंने एक लक्ष्य बनाया था कि मैं जीवन में एक इस मुकाम तक पहुंचूंगा जी, कि लोग ये प्राउड से, हमारा समाज ये कह सके कि दिव्यांगता एक अभिशाप नहीं होती, लेकिन दिव्यांगता एक ऊपर वाले का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। और वो मैं साबित करना चाहता था कि आई एम नॉट डिसेबल बट आई एम डिफरेंशिएबल, कि इंसान अपने शरीर से विकलांग नहीं होता है, लेकिन अगर इंसान विकलांग हो जाता है वो मन से विकलांग हो जाता है। यानी मान ले तो हार है और ठान ले तो जीत है। जी, जी, जी। और वो एक पॉजिटिव थॉट्स में हमारे समाज को, हमारे यूथ को मैं देना चाहता था। जब एक पे पहुंचे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी, कि जब कोई इंसान एक हंसती खेलती उम्र में अगर वो विकलांग बन जाता है, इनके सामने नॉर्मल बच्चे हंसते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, तो कितना एंजॉय करते। जब मैं वो चीज़, वो नज़रिया मैं देखता था, लोग मुझे वो बोलते थे कि तुम विकलांग हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम यहाँ से डांस नहीं होगा, तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम अपने माँ बाप पे आधारित रहोगे। मेरे फ्रेंड सर्कल भी यहाँ तक मुझे बोलते थे कि यार कमलेश, तेरे पैर नहीं है, तेरे से नहीं हो पाएगा। हर तरह से मुझे एक तरफ से इग्नोर किया जाता था और विकलांग को एक सिंपैथी की नज़र से देखते थे, बेचारा विकलांग। और मैं ये नहीं चाहता था कि मुझे एक दया की नज़र से देखे, मुझे एक दिव्यांगता की नज़र से देखे, क्योंकि मैं अपने आप को कभी दिव्यांग नहीं मानता था पहले से ही। जी। और मैंने डांस में कभी सोचा नहीं था कि मैं डांस फिल्म में अपना कैरियर बनाऊंगा, लेकिन किसी ने कहा है कि जिस चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात एक हो जाती है उस तक मिलाने के लिए। डांस मेरा पैशन था। डांस को मैं टीवी पे देखता था। मैंने कभी सोचा ना कि मैं हाथों पे डांस करूंगा, बस टीवी पे देखता था, बैठे बैठे से झूमता रहता था। कई दोस्त वगैरह कोई डांस में, कोई कॉलेज स्कूल में फंक्शन वो नाचते थे, तो मुझे भी काश मेरे भी पैर होते तो मैं आज उन्हीं तरह डांस कर पाता, मैं नाच पाता। जब शादी विवाह में लोग नाचते थे, मेरे दोस्त लोग, मन करता तब भी मन करता कि काश यार मैं उन्हीं की तरह मैं नाच पाता। बट किसी ने कहा ना कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कि जहाँ चाह होती है वहाँ तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मतलब डांस जो है वो आपको अपनी ओर आकर्षित करता जा रहा था कि आपको एक डांस की दुनिया में जो है बहुत बड़ा नाम कमाना है, तो वो पहले से ही वो चीज़ें जो हैं आपके मन में बैठी हुई हैं। राइट। मेरे ही माइंड में एक चीज़ वो बैठी थी कि मुझे लाइफ में कुछ बनना है। जी। शायद मैं एजुकेशन करके मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैं पढ़ाई लिखा करके एक अच्छी जॉब कर सकता था। जी। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से सब सपोर्ट मिलता था, लेकिन मेरी लाइफ में मैंने जो चैलेंजेस फेस किए, वो चैलेंजेस को मैंने एक्सेप्ट किया और वो चैलेंज को फेस करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा। तो मैं ये चाहता कि मैं ऐसा फील्ड चुनूँ जो मेरी लाइफ के लिए चैलेंज हो, क्योंकि इंसान, जब मैं विकलांग बना तभी से मैंने चैलेंजेस फेस किया,
चैलेंजेस फेस करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा। तो मैं हर एक फील्ड में वो चीज़ ऐसी पसंद करता हूँ कि जो मेरी लाइफ में चैलेंजेस हो, क्योंकि मैं एक चीज़ सीखा हूँ कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है ना, वही चीज़ आपको चेंज कर सकती है। तो मैंने अपने चैलेंजेस को चेंज किया, और वो कब चेंज हुआ कि मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि मैं अपने गोल तक पहुँचूंगा। मैंने अपना गोल, अपना विज़न निर्धारित किया था, बट ये सोचा नहीं कि मैं डांस फील्ड में ही कैरियर बनाऊंगा। जी। बट मुझे डांस में शौक था, टीवी पे देखे ऐसे ऐसे मैं झूमता रहता था। बस मेरे दोस्त लोगों ने कहीं बोला कि यार कमलेश तू इस तरह से डांस करते हैं। हम लोग, मैं ऐसे ही बैठे बैठे झूमता था, बट किसी ने बोला, हम लोग फ्रेंड्स बैठे बातों बातों दोनों पैर अपने कंधों पे डाल दिए और मैं हाथों के बल मैं खड़ा हो गया जी। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार इस तरह से भी मिरेकल हो सकता है, क्योंकि मैं ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा फेथ रखता हूँ, बिलीव करते और सबसे ज़्यादा बिलीव मैं अपने आप में करता हूँ। सेकंड थिंग, मैं अपने गॉड पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि आप कर्म करोगे तो ऊपर वाला अपने आप उनको आशीर्वाद, उनको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, पहले आपको कुछ करना पड़ेगा। डांस फील्ड में मेरा आने का एक ही रीज़न था कि मैं डांस के जरिए मैं समाज को, हमारे यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर मेरे जैसा जिनके पास पैर नहीं है, क्योंकि आपको पता है, यू आर ऑल्सो डांसर्स जी। आपको पता है कि डांस करने के लिए 2 पैर चाहिए, बिल्कुल। विदाउट पैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पास पैर ही नहीं थे, फिर भी मैंने डांस करके, मैंने नाच के दिखाया। वो इसी वजह से दिखा कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस, अपने हाथों को पैर बना लिया, अपने हाथों को मैंने पैर बनाया, अपने पैरों की ताकत मैंने अपने हाथों में दे दी। तो मैं ये मानता हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था, एक समझने लगा, मैं जब घर पे रहता था, मेरी मम्मी मुझे देख के रोती रहती, और किसी ने माँ वो माँ होती है, उनको आपके फ्यूचर की चिंता जो है वो सताई जाती थी कि मेरा बच्चा क्या करेगा। तो चिंता थी, लेकिन प्रेजेंट में भी मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, वो उनका पूरा ब्लेम अपने आप पे लेके, काश अगर हमको वहाँ नहीं लेके जाते तो शायद मेरा बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो आपकी ये जो स्थिति हुई, कुदरत ने तो आपको बहुत अच्छा भेजा था, लेकिन एक डॉक्टर की गलती की वजह से वो आज आपकी ये स्थितियां और परिस्थितियां। तो मेरी मम्मी मुझे देख के हर वक्त रोती रहती थी कि काश वहाँ नहीं लेके जाते तो आज उनको ये प्रॉब्लम। लेकिन मैं उनको पॉजिटिव चीज़ देता था जी, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ में जीने वाला इंसान हूँ। मैं उनको ये बोलता कि भगवान ने आपको निमित्त बनाया, शायद मेरी लाइफ में कुछ अच्छा लिखा होगा। भगवान ने आपको निमित्त बनाया, आपने को निमित्त बना कि आपको मुझे वहाँ लेके गए और मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, शायद मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ। तो भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। कभी उनको ब्लेम मत करो, कभी आप अपने आप को ब्लेम मत करो, कभी किसी को ब्लेम मत करो। खुद की करनी, खुद को भुगतनी है। लेकिन जो बोलते हैं ना कि आपको पिछले जन्म का भुगतना पड़ता है, मैं ये चीज़ को नहीं मानता हूँ जी। हम ये जन्म में आके हमें बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें अच्छे कर्म करते इसी जन्म में भुगतना है। मेरे थॉट्स अच्छे थे, मुझे मेरा विजन क्लियर था जी कि मुझे समाज के लिए काम करना है। मेरी एक नीति अच्छी थी तो शायद इसीलिए भगवान ने मुझे डांस का थॉट्स दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हाथों पे डांस कर पाऊंगा। तो फिर इसीलिए मैंने ये सोचा, जब मैंने पहली अपनी प्रस्तुति दी डांस के लिए, जब लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, वंस मोर के नारे लगने लगे, तब मुझे मेरे पहले परफॉर्मेंस से पता चला कि मेरा ये जो विज़न है कि मेरी आवाज़, मेरा संदेश एक लोगों तक पहुँचे, सही दिशा में जा रहा है कि भाई इंसान अपने शरीर से विकलांग नहीं होता है, इंसान हो जाता है अपने सोच से। इसी वजह से मैं ये डांस फील्ड को सुना और डांस फील्ड में अपने कैरियर बना के लिए मैंने सोचा। डांस आपने कहीं ट्रेनिंग ली थी या खुद से ही चीज़ों को देख देख के, टीवी वगैरह पे देख देख के? सबसे पहले तो मेरे किसी कलिंग्स में ने, मेरे फ्रेंड्स ने बोला था कि मैं बड़ौदा से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी पे एक छोटा सा टाउन है पादरा, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और आज की तारीख में अपने होम टाउन में रहता हूँ। बड़ौदा मेरे से 15-20 किलोमीटर की दूरी है। मुझे दोस्त ने बोला कि वहाँ पे एक डांस क्लासेस, डांस स्टूडियो, आप वहाँ पे जाके ट्रेनिंग ले सकते हो अगर आपको डांस सीखना है तो। मुझे डांस में वैसे भी इंटरेस्ट था। मेरे सर का नाम है मनु थापा। मैं उनके पास गया और वहाँ पे एक चैलेंज थी कि मुझे 5th फ्लोर पे मेरे डांस स्टूडियो थे। मैं क्लास पे गया, मैंने सर के साथ क्लास ख़त्म करने के बाद सर से मिला। मैं सर मुझे डांस सीखना है, मैं वहाँ से आता हूँ और मेरी इस तरह से मैं डांस करता हूँ। तो सर ने तो पहले मुझे मना बोला कि यार तुम कैसे डांस कर पाओगे, क्योंकि हमें 2 पैरों से डांस करने में दिक्कत हो रही है, तो आप 2 हाथों से कैसे कर पाओगे। मीन सर ने मुझ पे सिंपैथी दिखाई या फिर इग्नोर किया, कोई भी आप डजन मैटर कुछ भी कह सकते हैं। फिर मैंने बोला कि नहीं सर मुझे डांस सीखना है, आप मेरे को 2-3 स्टेप दिखाइए, अगर आप जो स्टेप कर रहे हो अगर वो स्टेप मैं सही तरह से कर पाऊँ तो आप मुझे ट्रेनिंग देना, अदरवाइज मैं अपने आप में क्लास से मैं निकल जाऊँगा। सर ने मुझे 2-3 बेसिक स्टेप दिखाए, मैंने अपना 2 पैर वैसे ही
ऊपर डाले, अपने वही देसी जुगाड़ अपना शुरू कर दिया, जी। ढिंचाक 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सर को अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा इस तरह, क्योंकि सर को भी डांस कर रहे थे, बच्चे डांस कर रहे थे, मुझे इंटरेस्ट जगा। हाँ फिर सर ने मुझे बोला कि आप कल से क्लास ज्वाइन कर लो, बट मैं आपसे फीस नहीं लूँगा। तो मुझे वहाँ पे थोड़ी मुझे ऐसे कि सर मेरे पे अंदर एक सिंपैथी एहसान, दिखा रहे कि यार चलो ठीक है, सर अपनी जगह पे सही है। पर उस वक्त मेरे पास वो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं सर को, उस टाइम पे सर की फीस मंथली 300 रुपये 300 रुपीज़ थी। लेकिन पर उस इतना समय भी 300 रुपये भी और बहुत उस बड़ी टाइम बात पे होती 300 थी। रुपये अपने लिए बहुत बड़ी बात थी। होती थी। बट मैं एक चीज़ देखा था कि नहीं, जब जहाँ भी कहीं मैं छोटे मोटे जॉब करूँ तो मैं सर को अपनी फ़ीस में पे करता रहूँगा। बट सर मुझे ऐसे देखते थे कि शायद सिंपैथी से, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं वही डेली का ट्राईसाइकिल, गवर्नमेंट की ओर से मुझे कई मुश्किल के बाद 300 रुपये की एक साइकिल मिली थी। ट्राईसाइकिल लेके मैं क्लास पे जाता था, सीढ़ियाँ चढ़ता था, प्रैक्टिस करता था, घर पे आता था, चाहे धूप हो बारिश हो कुछ भी। लेकिन वो सफर चीज़ कितने इंटरेस्टिंग किलोमीटर का था वो जो करीबन क्लास का? 19 to 20 किलोमीटर के आसपास का वो सफर जाना था। और और आना? जाना और आना तो डेली 35-40 किलोमीटर का डिस्टेंस था डेली। और ऊपर ट्राईसाइकिल से आप चला क्लास, के जाना? चाहे ट्राईसाइकिल चला के जाना। और रात को लेट पे आता था घर पे। घर पे कोई, मेरी मम्मी पापा को ये पता था कि मैं एक कंप्यूटर क्लास सीखी। मैंने को बोला भाई मुझे कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करना है, बैठे बैठे या कहीं जॉब वॉब में कर लूँगा। तो वो सीखने का बहाने में जाता था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि मैं डांस क्लास में जा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे क्लास में जाने लगा, सर ने मेरे पे इंटरेस्ट थोड़ा सा कम करने लगा, क्योंकि मुझे ये लगे सर फीस नहीं ले रहे, शायद उनको मुझे सिखाने में दिक्कत हो रही है, सबको जो स्टेप सिमिलर स्टेप दिखा रहे। फिर मैं कोने में बैठ जाता था, जो सर सबको सिखा रहे थे, मैं उनको देख देख के अपने स्टेप्स वगैरह सब फॉलो करता था। फिर वही स्टेप्स में जाके घर पे रात को मैं पहुंचता था घर पे, तो अकेले कोने में हमारे एक छोटा सा घर था, एक रूम किचन का वो छोटा सा घर था। तो मैं बाहर, जहाँ पे हमारा एक छोटा सा ओटला जो बोलते हैं, बाहर की परिसर जो बोलते हैं, मैं वहाँ पे रात को प्रैक्टिस करता, साइलेंटली, नो म्यूजिक नो कुछ भी, लेकिन स्टेप्स को रिपीट करते रहते थे। तो थोड़ा ऐसे तरह से मैंने सीखा। फिर मुझे वहाँ से एक चीज़ एक रियलाइज़ हुई, एक चीज़ और मुझे सीखने को मिली। जैसे अपनी बात हुई थी कि हर एक इंसान के अंदर गुरु होना बहुत ज़रूरी है, और गुरु होना का बहुत आवश्यक है, गुरु होना भी चाहिए। बट मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो खुद का गुरु खुद बना लो। अगर आप लाइफ में किसी पे डिपेंड रह गए कि भाई ये कर लेगा, ये सिखाएगा, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने उसी एज में, इतने शॉर्ट टाइम में, मीन्स मेरे को हुआ था 20 to 25 डेज, उसी टाइम पे अपने अंदर टैलेंट को वो बिल्डअप करना कि आप खुद कोरियोग्राफी करने के लिए सक्षम हो, वो चीज़ मैंने सीखी। तो तब मैंने वो जाके चीज़ सीखी कि ये दुनिया में आपके अलावा इससे बड़ा कोई नहीं, कोई गुरु नहीं है। खुद बड़े हो, खुद गुरु हो, खुद गुरु। क्योंकि कोई ऊपर से सीख के आता नहीं है। भगवान ने सबको टैलेंट दिया है, वही अपना टैलेंट को यूज़ कर, अपनी सिक्स सेंस को जगा के, अपनी क्रिएटिविटी को निकाल के सब क्रिएट करते हैं। तो मैंने भी अपने आप क्रिएट की। तो मेरे जैसे जितने भी डांसर्स हैं जो लाइव डांस में करियर बनाना चाहते हैं, आप अपने टीचर्स पे, अपने जो भी कोरियोग्राफर है उस पर डिपेंड मत रहो। वो आपको सिखा रहे हैं, लेकिन आप खुद का स्किल भी डेवलप करें। आपको एक दिन सिखाए, 2 दिन, लेकिन कोई ऐसा दिन आएगा कि आपको खुद को करनी पड़ेगी, तब वो आप कहाँ से करेंगे? तो आप कहाँ से करोगे? तो आप खुद करो, आप बहुत को इनसे भी अच्छा कर सकते हो। जी। तो पहले सबसे बड़ा खुद का गुरु खुद बनाओ। मैंने अपने एकलव्य की माफक मैंने वो डांस को सीखा, मैंने डांस को स्किल को डेवलप किया तब। लेकिन मैं अपने गुरु को आदर से प्रणाम और रिस्पेक्ट देता हूँ कि अगर वो नहीं होते शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचते। जब आपने डांस को शुरू किया उस समय डांस को उस नज़रिए से नहीं देखा जाता था। लोग डांसर्स को जो है नचकैया कह के बुलाते थे कि क्या है क्या नहीं है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। तो आपने उस समय इसमें अपना फ्यूचर कैसे देखा? मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अपने सपनों को जिंदा रखिए। जी, अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई जी, तो समझ लो आपने जीते जी आत्महत्या कर ली। मैंने एक ड्रीम देखा था वो कि मुझे एक सक्सेसफुल डांसर बनना है। जी। मुझे मेरा कैरियर बने या ना बने, मुझे इनसे अर्निंग हो या ना हो। मैं एक चीज़ मान के चलता हूँ कि अगर किसी भी फील्ड में अगर आप काम करते हो, अगर अर्निंग ऑफ सोर्स देकर आप देखोगे तो शायद आप सक्सेस नहीं बन पाओगे। लेकिन आपके ज़रिए आप किसी भी फील्ड में आप समाज को क्या दे रहे हो, अगर वो थॉट्स के साथ अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। जब उस वक्त मैंने सबसे पहले शो किया था बुगी वुगी, एक ही शो चलता था,
डांसरों का पहला डांसरों का पहला शो बूगी वूगी, जो हमारी इंडिया की प्रोडक्शन थी। जी। और उस वक्त जब हमने डांस शुरुआत की था, उससे पहले तो लोग डांसर को एक नचनिया करके बुलाते थे, और उस वक्त डांस में कोई इतना कैरियर था नहीं। और मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं ये फील्ड में आऊँगा, क्योंकि मैंने पहले तो बात की डांसर बनने का मैंने सपना कभी देखा नहीं था। लेकिन सपना वो देखा था कि मुझे समाज को, मेरे था कि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, मैं अपने थॉट्स, अपने विचारों समाज को दे सकता हूँ। वो चीज़ लेके मैं ये फील्ड में आया था जी। और वो चीज़ मैंने सोचा था कि डांस फील्ड में मैं डेफिनेटली सक्सेस बनूंगा जी। और मुझे धीरे धीरे अंदर वो चीज़ देख रहा है कि डांस का आने वाले टाइम में विज़न ये बनेगा, डांस ये लेवल तक पहुंचेगा और मुझे पहुंचाना है, और मुझे वो मुझे चीज़ पहुंचाना है, मुझे पहुंचाना है कि मेरे था कि मैं उस चीज़ को एक डांसर की एक टैगलाइन नचनिया, हाँ, वो टैगलाइन हटा को के। जिस तरह से मैंने टैगलाइन वो चीज़ की डिसेबल, बट मैंने वो चीज़ की आई एम नॉट डिसेबल बट आई एम डिफरेंटेबल। जी। हमारे पे लगी जो टैगलाइन हम खुद ही चेंज को चेंज करना, तो मैं वो चेंज कर सकता था, क्योंकि मैं जब डांस सकता था, डांस करने जाता था, उस वक्त 100-150 रुपये मुझे ऑर्केस्ट्रा में मिलते थे। तो मेरे काका, मेरे फ्रेंड्स सब बोलते थे कि अब गांव-गांव जाके नाचेगा, जैसे आपने बोला नचकैया, जी। ऐसा बोल रहे थे। तो मैंने वो चीज़ चेंज करना थी कि डांस को एक रिस्पेक्ट से लोग देखें, और मैंने वो चीज़ लेके आया। मैंने अपने हाथों पे डांस करके लोगों को ये दिखाया कि डांस का लेवल बहुत बड़ा है, और मैं ये भी बोलता हूँ कि डांस में कैरियर बन सकता है, लेकिन आप पूरी शिद्दत से आपको काम करना पड़ेगा। और इसमें अगर आप कॉपी टू कॉपी करने गए तो आप डांस में कैरियर नहीं बना, खुद का क्रिएटिव निकालना पड़ेगा, आपको अपना कुछ नया करना कुछ नया करना पड़ेगा, क्योंकि हर रोज एक नया बाप पैदा होता है, सही हर रोज एक नया डांसर पैदा होता है। सही बात आप क्या डिफरेंट वे में ला सकते हो, क्या कर रहे हैं और क्या लोगों को पसंद आ सकता बिल्कुल। तो मैंने वो सोचा था कि मैंने डांस में अपना कैरियर बनाऊंगा, लेकिन मैं वो थॉट से निकला था कि मेरे डांस के जरिए मैं समाज को ये देना चाहता हूं, संदेश दे पाऊँ, तब जाके मैं आज डांस में अपना कैरियर बना। क्योंकि अगर आप पैसों की आशा से अगर आप जाओगे किसी फील्ड में, तो आप वहाँ पे पैसे नहीं बना पाओगे, और पैसा बनाना कोई बड़ी बात है नहीं। अगर आपने लोगों के दिल में एक जगह बना दी, समझ लो आपने दुनिया में बहुत कुछ कमा लिया। तो मैंने ये चीज़ से लेके चला था, इसी वजह से मैंने अपने डांस में कैरियर बना पाया। आपके जो डांस वाली जो चीज़ें हैं, जैसे आपने पहले बताया कि घर में बिना बताए आप जाते थे, ज्वाइन किया था, तो घर पे कब पता चला वो वाली बात? हाँ, घर पे तब पता चली। और घर वालों के क्या रिएक्शन रहे? बिल्कुल, जब मैं प्रैक्टिस करने जाता था, घर पे किसी को पता नहीं था कि मैं डांस सीखने जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं क्लास में प्रैक्टिस करता था, रात को आके वहीं पे प्रैक्टिस, तो उन लोगों के माइंड में ये कुछ था कि ये क्या कर रहा है रात को बाहर जाके, मतलब ये कौन सी कंप्यूटर क्लास चल रही है? रात को 11-12 बजे दो पैर ऊपर। उनको कभी सुन मैं इस तरह से करता हूँ कि दो पैर डाल के ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो बोला कि अपने लिए कुछ मस्ती करता होगा, शायद नींद नहीं आती होगी तो वो कुछ करता होगा। लेकिन उसने ज़्यादा वो, और मेरी लाइफ में ज़्यादा मेरी जो खुशी है उसमें ज़्यादा इंटरफेयर, कि वो अपनी लाइफ जिस खुशी से जीता है उनको जीने दो, एक बार उनको जीने दो। लेकिन जब 20-25 दिन हुई मैं क्लास में इसी तरह से कोने में बैठ के प्रैक्टिस करता था, तो तनुज भैया जैसे कोई एक अच्छे डांसर थे, वहाँ पे उनके डांस क्लास का एनुअल शो होने वाला था जी। क्योंकि पहले के टाइम पे इतने ज़्यादा क्लासेस नहीं थे 2-3 क्लासेस है भाई, आपके क्लास के मेरे को 4-5 डांस चाहिए, आपके डांस क्लास में जो 4-5 डांस ग्रुप चाहिए। तो उसी तरह से वो सर जो मेरे सर को मिलने के लिए आए थे, तो मैं जब प्रैक्टिस करता था कोने में, तो उनकी नज़र मेरे पे पड़ी, तो बोले क्या वो लड़के को आप लेके आना मेरे शो में, यार मैं कब से देख रहा हूँ वो डांस की तरह से कर रहा है, अच्छी तरह से कर रहा है वो। तो जब क्लास वाइंड अप हो गया, मेरे मरु सर ने बोला कि कमलेश भाई ये तारीख को शो है, आपको वहाँ पे परफॉर्म करना है, आपके पास कोई डांस रेडी है? मैंने कहा सर आपने तो सिखाया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे डांस की कोरियोग्राफी मैं खुद करूँ। कुछ सर आपने मुझे सिखा नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मैंने थोड़ा बहुत कुछ सीखा है आपसे, वो मैं कर लूँगा। तो उस वक्त मैं वो गाना बहुत चलता था बारबी गर्ल का, बम बम बॉडी लेट्स गो बॉडी, वो वाला वेंगा बॉयज़ का, वो गाने पे मैंने कोरियोग्राफी किया था। वो कोरियोग्राफी मैंने सेट कर दिया था अपने हिसाब से घर पे ही बैठ के मैंने, और उस टाइम में ना वो छोटा सा वॉकमैन आता था, वो छोटा सा, हाँ छोटे वॉकमैन, हाँ, उसमें कैसेट लगती थी। हाँ, तो वो मैंने मेरे दोस्त को बोल के मैंने वो परचेज करवाया था जी। उन्होंने मुझे दिया था लाके, तो वो मैं लगा के बाहर प्रैक्टिस किया करता था। फिर आया कॉस्ट्यूम का प्रॉब्लम, तो मेरे पास एक वाइट टी शर्ट थी, तो मैंने उसको वहाँ से कातर से मैंने कटिंग करके उसके एक ड्रेसिंग मैंने कोड बनाया, ब्लैक जीन्स लिया, टी शर्ट और ब्लैक कैप। हाँ। फिर मैं शो में पहुंचा, और शो में पहुंचने के बाद मैंने वहाँ पे प्रस्तुति दी, लोगों ने बहुत क्लैपिंग किया, बहुत अप्रिसिएशन दिया, स्टैंडिंग ओवेशन दिया, वंस मोर हुआ। फिर मुझे दोस्त ने
किसी मेरे मोहल्ले में किसी को बोला, फिर उनको जाके मेरे घर पे बोला कि यार कमलेश ने आज बहुत अच्छा डांस किया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया वो सब। तब जाके अच्छा, उनको शो में पता भी चला। नहीं आपने परफॉर्म कर लिया, किसी को पता ही नहीं है कि बोला मैं ही नहीं कहाँ था जा कि रहा मैं हूँ, क्या ऐसे कर रहा हूँ। शो करने के लिए जा रहा हूँ। तो वाया वाया किसी के थ्रू पता चला, मेरे फ्रेंड्स के थ्रू, कि यार कमलेश तो आपको उल्लू बना रहा है। वो एक्चुअली वो चाहता था, उनको पता था कि मैं डांस क्लास में जाऊँ, सब बोल दिया, काला चिट्ठा मेरा खोल दिया जी। फिर जाके उनको पता चला कि यार, तो फिर बोले कि तू क्यों कर रहा है ऐसा, हमें तेरा पैसा नहीं चाहिए, हाँ क्योंकि हमारी आंख के सामने तुरे, हम नहीं चाहे कि तुम्हारी मेहनत का पैसे से हम लोग खाए, बस तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, लेकिन ये तुम इतनी मेहनत मत करो। फिर मैंने वो चीज़ उनको समझाया कि मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो गोल है, मेरा जो मोटो है कि मेरा एक संदेश समाज तक पहुँचे, मैं इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। बाकी मैं पढ़ाई लिखाई करके मैं अच्छी सी जॉब वगैरह कर सकता था, बट ये फील्ड में आने मुझे पता है कि ये फील्ड में मेरे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इन फ्यूचर मेरे को अपने बॉडी से फाइट करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। बट फिर भी मैंने ये फील्ड चुना। ये फील्ड इसीलिए मैंने चुना कि मैं मेरे यूथ को कुछ देना चाहता हूँ। मैं मेरे जितने भी फिजिकली चैलेंज डांसर्स हैं, मैं उनको कुछ देना चाहता हूँ कि हम लोग दिव्यांग नहीं हैं। दिव्यांग वो लोग हैं जो कुछ कर नहीं पाते, अपने मन से हार जाते हैं, जो मन से टूट जाते हैं जी। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना है। चाहे उनके दोनों हाथ पैर कुछ सही भी है, हो जाए। लेकिन वो मन से विकलांग है, तो वो विकलांग है। बिल्कुल। और मैंने कभी हारना सीखा नहीं, मैंने कभी झुकना नहीं सीखा है। इतना जो पॉजिटिव ऑरा रहा आपका, वो कहाँ से रहा? तनुज भैया, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना जी। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ चाहे जीवन में, हार जाओ चाहे जीवन में सब कुछ भी, लेकिन जीतने की उम्मीद का वो तीर जिंदा रखना। क्या बात है, क्या बात। एक उम्मीद एक ऐसा तीर है जो हमें जीतने की और हमें आगे बढ़ने की एक वो हौसला देता है। हौसला देता है। तो ये पॉजिटिव जो वेव जो मेरे अंदर आता है ना, क्योंकि मैंने लाइफ में छोटी सी उम्र में बहुत नज़दीक से मैंने देखा है चीज़ों को, हर एक चीज़ को मैंने देखा है, मैंने हर एक दुख को देखा है, मैं किस परिवार में रहता हूँ, किस परिस्थिति से मैं निकला हूँ। और एक चीज़ मैं मानता हूँ कि जब हम सुबह उठते हैं ना, हम किसी भी काम के लिए जब सुबह उठते हैं, हमारी लाइफ में चैलेंजेस फेस करना आता है। शुरुआत हर एक कदम पे चैलेंजेस होती है जी। ज़िंदगी की, हर कदम पे हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ज़िंदगी है तो आप में मुसीबत दुख देने वाली की ज़िंदगी का दूसरा नाम है। बट भगवान ने हमें भेजा है ना, भगवान ने हमें सब कुछ की तरह से भेजा है। हम भगवान को भी हरा सकते हैं, भगवान उसी तरह से हमें बनाया है। तो जीवन में हम एक ऐसा दिन लेके आए कि ज़िंदगी को हम चैलेंज करें कि हज़ारों दुखों से लड़ा हूँ मैं, हज़ारों दुखों से लड़ा हूँ मैं, फिर भी देख ज़िंदगी तेरे सामने मजबूत खड़ा हूँ मैं। हज़ारों दुखों से लड़ा हूँ मैं, फिर भी देख ज़िंदगी तेरे सामने मजबूत खड़ा हूँ मैं। अब तक ज़िंदगी खेल खेल रही थी मेरे साथ, अब तक ज़िंदगी खेल खेल रही थी मेरे साथ, अब मेरी बारी थी ज़िंदगी के साथ खेल खेलने की। क्या बात। अब मेरी बारी है ज़िंदगी के साथ खेल खेलने। एक अच्छा डांसर होने के साथ में, बेहतरीन इंसान होने के साथ में, बहुत अच्छे शायर भी हैं आप। क्या बात है। आपके जो सपने हैं उनको उड़ान कहाँ से मिली? मेरे को सपनों की उड़ान है कि ये मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात। तो आपके क्वेश्चन में ही मेरा आंसर आ गया जी कि अगर आपका हौसला बुलंद है तो सपने अपने आप उड़ने लगते हैं। जी जी। लेकिन हाँ, सच अगर देखने जाए तो मेरे सपनों की उड़ान मिली एक डांस इंडिया डांस के मंच से। डांस इंडिया डांस के मंच पे जब मैंने परफॉर्म किया, लाखों डांसर्स तक, बहुत सारी कंट्रीज़ में मेरे एपिसोड दिखाए गए, और वहाँ से मुझे जो फेम मिलना था और मेरे सपनों के एक पहचान मिलनी थी, मेरे डांस की, मेरी कला को जो पहचान मिली थी, वो डांस इंडिया डांस के मंच के जरिए मिली थी। अकेले मुझे नहीं, लेकिन हमारे भारत के ऐसे लाखों डांसर्स जिन्होंने एक डांसर का सपना देखा था, वो डांस इंडिया डांस ने मंच ने हर एक डांसर की एक उम्मीद को जिंदा जगा दिया कि हम भी इतने बड़े मंच पे डांस कर सकते हैं। और मैंने जो जहाँ तक देखा, मेरा जो नज़रिया है, डांस इंडिया डांस ने जो लोगों जब डांस करते थे और नचकैया बोलते थे, उस टैग को चेंज किया। डांस इंडिया डांस ने वो टैगलाइन को चेंज किया। आज डांस में लाखों डांसर्स ने अपना कैरियर बनाया है जी। लाखों डांसर अपने डांस क्लासेस चला के अपनी रोजगारी, अपना इनकम सोर्स बनाया है। तो अगर मेरी बोला कि मैंने कि मेरे सपनों की उड़ान जो मिली डांस इंडिया डांस के मंच से, मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ना ही आपके सपनों को उड़ान मिली, बल्कि लाखों करोड़ों डांसरों को जो है उससे
और डांस के प्लेटफॉर्म को एक बड़ा प्लेटफॉर्म, डांस को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। जो आपने बोला कि नचनिया करके बुलाते थे, वो टैगलाइन को चेंज किया जी। तो हमारे मिथुन दा को भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने हमारे जैसे लाखों डांसर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जी। और हमारे डांसर्स को लोग एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं जी। इसलिए मैं मिथुन दा को और पूरी प्रोडक्शन टीम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और थैंक्स कहना चाहता हूँ पॉजिटिव डायरी के ज़रिए मेरी आवाज़ हमारे लाखों डांसर्स तक पहुँचती है जी। कि इन लोगों के अंदर भी अपने सपने देखने की एक वो जज्बा, एक जुनून जगे और वो भी अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सके। देख सके मैंने देखा डीआईडी में परफॉर्म करने के बाद में लोगों का पहले नज़रिए में और बाद के नज़रिए में क्या अंतर आया आपके प्रति? देखो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपका लेवल चेंज होता है तो लोगों का नज़रिया बदलता है। नज़रिया चेंज हो जाता अगर मैं शायद वही डिसेबल होता, वही विकलांग होता तो वही नज़रिए से देखते। अगर आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, इस मंच पे बैठा हूँ, पॉजिटिव डायरी में बैठा, तो लोगों का नज़रिया अलग होगा। जी। डीआईडी मंच पे पहुँचने के बाद अलग नज़रिया है, अलग नज़रिया था। जी। तो डीआईडी के बाद काफ़ी मेरी लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आए, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि डीआईडी के ज़रिए मेरा संदेश, मैं हमेशा वही बात करूँगा कि मेरा जो एक प्लेटफॉर्म जो मुझे चाहिए था बड़ा, जी। कि मेरा संदेश हजारों लाखों यूथ तक जाए जी। और इंडिया के बाहर भी मेरा संदेश पहुँचे, और वो पहुँचा। जी। क्योंकि मेरा एपिसोड लाखों लोगों ने देखा, बहुत सारी कंट्रीज़ में देखा। जब मैं टूर पे जाता था, जब मैं कहीं स्ट्रीट में निकलता था, लोग मुझे मिलने आते थे कि यू आर डांसर राइट, यू आर परफॉर्मिंग डांस इन डांस। ऐसे फॉरेन्स के लोग पहचानने लगे थे चीज़ें, और लोग बोलते कि यू आर वेरी बिग इंस्पिरेशन, यू आर इंस्पायर लॉट्स यूथ। जी। जी। मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि जब मैं परफॉर्मेंस के बाद ग्रीन रूम में जाता हूँ, जिन लोगों ने मुझे टीवी पे देखे, मुझे अपना इंस्पिरेशन बनाया, एक मोटिवेशन मुझसे देखे लिया, तो लोग जब मुझे मिलने आते हैं तो तब वो मुझे बोलते हैं कि यार कमलेश भाई, आपका परफॉर्मेंस हमने डीआईडी में देखा था, तो हमारा कैरियर इस मुकाम के था कि हम लोग वहाँ से डीमोटिवेट हो जाते थे, लाइफ में छोटी छोटी बातों से मर जाते, लेकिन आपको जब देखते थे ना तो हम ये लगते हैं यार ये कर सकता है तो हम कर सकते क्यों हैं। नहीं कर सकते? तो जब ऐसे लोग मिलने आते ना, तब मुझे लगा कि यार डीआईडी ने एक ऐसा मंच मुझे दिया कि मेरा जो संदेश लाखों तक पहुंचना था वो पहुंचा। और मेरे ज़रिए मैं आज अपने आप को, मैं विकलांग होने के बाद मैं अपने आप को बहुत ही धन्यवाद मानता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि शायद उन्होंने मुझे विकलांग बनाया। जी। उन्होंने मुझे दिव्यांगता एक आशीर्वाद दिया, और अपनी दिव्यांगता को मैं आशीर्वाद मानता हूँ कि भगवान का जितना भी मैं शुक्रगुजार करूँ इतना कम है। तो भगवान ने मुझे दिव्यांग बना के आज मुझे एक सेवा करने का एक जो मौका दिया है कि यार मेरे ज़रिए हज़ारों में से अगर मेरी एक थॉट्स पॉजिटिव डायरी के ज़रिए, अगर मेरे एक थॉट्स अगर किसी अंदर के पहुंच जाता है, अगर वो इंसान के अंदर रूह जग जाती है, कोई टूटा हुआ इंसान अगर फिर से खड़ा हो फिर जाता से है, खड़ा हो जाए तो हमारा जो मेरा जीवन वो धन्य है, सार्थक हो जाएगा। सार्थक हो जाएगा। जी। जी। तो मेरे अगर सपनों को उड़ान मिली वो डांस के माध्यम से, डांस इंडिया डांस के। और मैंने सुना उसके बाद में आपको कई सारे अवार्ड और अभी तक मेरे पास 100 से ऊपर मैं अवार्ड जीत चुका हूँ इसमें जो, लेकिन मेरी लाइफ का अगर सबसे बड़ा अवार्ड्स तो देखो हर एक को मिलता रहता है। सही बात है। मैं अपने आप अवार्ड उनको मानता हूँ कि जो मैंने लोगों के दिल में एक जगह बना ली, वो मेरे लिए, ऑडियंस मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। जो तालियां बजती हैं, इससे बड़ा मेरी लाइफ में कोई अवार्ड नहीं। मैं राष्ट्रपति अवार्ड जीता हूँ जी, मैं अमेरिका से ऑस्कर अवार्ड जीत के आया हूँ जी, मुझे भारत भूषण अवार्ड मिला है जी, मुझे भारत आइकॉन अवार्ड मिला है जी, मुझे सुपर आइडल अवार्ड सलमान खान के हाथ से भारत का बेस्ट डांसर का खिताब मुझे मिला है। जी, फिर मुझे अभी दिव्यांग रत्न अवार्ड मिला है। फिर रिसेंटली 1 वीक पहले मुझे गुजरात भूषण करके अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी। तो मैं ये चीज़ मानता हूँ अवार्ड आपके लिए एक अप्रिसिएशन है, हाँ। लेकिन मेरे लिए अवार्ड्स मैं ये मानता हूँ बड़ा अवार्ड्स जो मैंने जीता है अभी तक का, ऑडियंस का प्यार, ऑडियंस के दिल में ऑडियंस जो का मैंने एक जगह बनाई वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। जी। इतने लंबे समय से लोग आपको देख रहे हैं और देखना पसंद कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी और चीज़ आज हो में जाती जो मेरे अंदर जो स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर जो एबिलिटी, जो आज मैं इतनी एज में है, टुडे राइट नाउ माय एज इज 42 इयर्स, है। जी, फिर भी वही एनर्जी वही फोर्स के साथ अगर मैं डांस करता हूँ तो इसके पीछे एक ही है कि मेरी ऑडियंस का जो लोगों का आशीर्वाद मेरे प्रति है वही है। 42 पे तो जिनके हाथ पैर बिल्कुल सलामत होते हैं वो भी हौसला हार जाते हैं, और डांस को जो है रिटायरमेंट वाली उम्र होती है उसमें भी आप है ना डांस कर रहे हैं। क्योंकि तनुज भैया मैंने वो चीज़ देखा है कि बहुत अच्छे से डांसर जो मेरे साथ डीआईडी के मंच तक जो सफ़र कर रहे थे, कई ने 5 साल के बाद डांस होकर कोरियोग्राफी शुरू कर दी, किसी ने तो परफॉर्म करना ही बंद कर दिया, कोई मूवी में कोरियोग्राफर कर रहे वो कर रहे वो क्योंकि उनको लिगामेंट्स का प्रॉब्लम है। और डांसर आप खुद यू आर ऑल्सो डांसर्स, आपको पता है कि एक डांसर को लिगामेंट्स का प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन आज जो मैं टिका हूँ, क्योंकि मुझे पैरों की
भी मैंने हाथ को दे दिया, रूटीन वर्क भी मैं हाथों पे करता हूँ। जी तो समझ लो कि अगर मैं ये कर रहा हूँ, इतनी फिटनेस अगर मैं कर रहा हूँ, तो इनके पीछे जो सब मेरे पास जो ब्लेसिंग्स है वो मेरी ऑडियंस के ब्लेसिंग्स है। जी जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, जी वो इसी वजह से बढ़ाते हैं। वो मुझे जब भी मिलते हैं ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि कमलेश भाई आप इतने आगे बढ़ो कि हरदम आप डांस करते रहो और हमारे जैसे लोगों को आप मोटिवेट करते हो। तो शायद वही ब्लेसिंग्स मुझे मिलता है और इसी वजह से 42 एज में मैं उसी स्ट्रेंथ के साथ उसी यानी के साथ मैं परफॉर्म करता मतलब उनका जो प्यार है वो आपकी एज जो है वो मायने ही नहीं रख रहा, वो केवल एक नंबर चल रहा हूँ। है। बिल्कुल। और मैंने अपने आप को, मैंने कोई बड़ा ड्रीम नहीं देखा है, लेकिन मैंने एक ड्रीम देखी, जब मैं मरूँ ना डांस करते करते मरूँ। क्या जब मेरी सांस भी आखिरी सांस निकले तो वो स्टेज पे पूरा निकले। पूरा जीवन जो हम मेरा डांस को जीवन मेरे यूथ के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे डांस के लिए जी समर्पित जी है। जी जी। कि मेरी मौत भी ऐसी है कि मैं नाचते नाचते स्टेज पे मरूँ। आप आइडल किसे मानते हैं? मैं अपने आप को एज ए रियल लाइफ में अगर मैं आइडियल मानता हूँ, जी आपकी लाइफ में, भैया की लाइफ में, सबकी लाइफ में कोई ना कोई आइडल होता है। लेकिन मैं मेरी लाइफ में रियल आइडियल मानता हूँ जिस दिन मुझे क्रिटिसाइज किया था जी कि तू ये नहीं कर सकता है, तू डांस नहीं कर सकता है, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रोल मॉडल, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा आइडियल वही है और सबसे बड़ा इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी वही है। तो आज मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। वो जहाँ भी होगा मैं उनको आशीर्वाद देता रहूँगा और उनके चरण वंदन यहाँ से करता हूँ। शायद अगर वो चीज़ वो इंसान ने नहीं बोलते तो वो मेरे दिमाग में नहीं बैठती, मेरे दिमाग में नहीं बैठी, शायद मैं यहाँ नहीं बैठता, तनुज भाई के साथ पॉजिटिव डायरी का टॉक शो नहीं कर पाता। जी तो मैं लोगों को यही मैसेज दें कि हर एक डांसर्स, हर एक बिजनेसमैन, हर एक एजुकेशन फील्ड में, डॉक्टर फील्ड में सबके एक रोल मॉडल है। स्पोर्ट में किसी का सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सबके रोल मॉडल होते हैं। हम डांसर लोग माइकल जैक्सन, रेमो डिसूजा या मिथुन दा को ना रोल मॉडल मानते जी। रोल मॉडल होने चाहिए, बट रोल मॉडल मेरी लाइफ का रियल रोल मॉडल मैं उनको मानता हूँ कि तनुज भाई को अगर बोले यार तनु तेरे से ये नहीं हो पाएगा, तो समझ लो कि तनुज का ये रोल मॉडल बन गया। सही बात। लेकिन वो चीज़ को पॉजिटिव लेना कि यार तू बोला है मैं तुझे करके दिखाऊंगा। शायद वो नहीं बोलता तो तनुज भाई शायद आज शो लेके नहीं आता। जी, समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब हम कोई भी काम अच्छा करने के लिए जाते हैं तो हमें तोड़ने के लिए जो है बहुत सारे लोग बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस उनमें से जो लोग निकल जाते हैं वो मुकाम को पा लेते हैं और जो लोग टूट जाते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। इसमें क्या है ना तनुज भाई, हमारा एक देसी कहावत है कि हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं। जी 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 जी। अगर आप उन लोगों की बात सुनोगे तो शायद आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर समाज की बात सुनते रहोगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं। अगर आपको कुछ बनना है, अगर आपके लाइफ में कितने भी लोग क्रिटिसाइज करने वाले, कितने भी टांग खींचने वाले आए, लेकिन आपका किस्मत में लिखा भाग कोई छीनने वाला है नहीं। लेकिन किस्मत को बनाना हमारे हाथ में। अगर इन लोगों की अगर बात सुनते रहे, क्योंकि मेरे पीछे मेरे लिए बहुत से लोग ने बोला था कि तू ये नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं होगा, तू ये फलाना ढिकना, अगर मैं उनकी बात मान के बैठ जाता, अगर मैं शर्म लेके बैठ जाता कि यार मैं डांस करूँगा तो लोग हंसेंगे, मेरे बारे में हंसेंगे, लोग क्या कहें। मुझे लोग नचनिया भी बोलते थे जी। लोग, मैं डांस करता, लोग हंसते। आज की तारीख में लोग कई के बच्चे हंसते जी जी। अगर वो चीज़ अगर मेरे माइंड में लेके बैठता तो शायद मैं आज डांसर नहीं बन पाता। लेकिन वो जब तक ही हंसते हैं जब तक उनने आपको डांस या परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है, और परफॉर्म करने के बाद में जो उनका नजरिया और जो सोच है वो बिल्कुल पूरे तरीके से बदल जाती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक मेरा वाकया दिखाना चाहता हूँ कि लोग मुझे बोलते थे जब हंसते थे, यार ते कॉम्पिटिशन में नहीं पार्ट कर सकते। गुजरात में ऑल गुजरात डांस कॉम्पिटिशन थे, उस टाइम पे DID नहीं था जी, और उस टाइम पे हमारे बॉलीवुड दिग्गज कोरियोग्राफर सरोज खान जी एज ए ग्रैंड मास्टर की पोस्ट, एज ए फिनाले जज आने वाले थे बड़ौदा में। ऑल गुजरात ग्रुप डांस से सोलो ग्रुप डांस कंपटीशन थी। मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, मैंने फॉर्म रजिस्टर करने के लिए गया वहाँ पे। सबने मना बोला, लोग डांसर्स ने भी अपोज किया है कि नहीं भाई ये कंपटीशन नॉर्मल लोगों की, इसमें दिव्यांग लोग, इसमें हैंडीकैप लोगों को आप कैसे ले सकते हो, उनको परफॉर्म मत कराओ, फलाना टिकना, वो कैटेगरी वैटेगरी में नहीं आते, वो सब मेरे को इग्नोर करते थे। लेकिन खुदा ना खास्ता सरोज खान जी तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात पहुंची कि भाई इसमें कोई डिसेबल पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। और मैं उस टाइम इतना डांस में नहीं करता था, एक छोटा मोटा डांस 2-3 मिनट का किया करते। तो मैंने बोला कि बारबी गर्ल वाला परफॉर्म करता था, सुनोगढ़ से पहले टाइम पे करता। तो सरोज खान जी ने बोला कि हाँ ये कर सकते, अगर इनके अंदर टैलेंट है तो वो कर सकता है, उनको पार्टी से आप उनका टैलेंट को दबाते क्यों? सही है, आप उस नजरिए से क्यों देख रहे हैं? वो नजरिए, अगर कोई ऐसा इंसान अगर पार्टिसिपेट करना है तो आपको प्राउड फील होगा कि हमारी कॉम्पिटिशन बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ावा देना उनको बढ़ावा, आप उनको डीमोटिवेट क्यों करते हो? रात को मेरे पे ऑर्गेनाइजर के जरिए उनका कॉल आया कि कमलेश भाई अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहे आप कर सकते हो, सरोज खान जी ने बोला है। मैंने पूरी रात मेहनत की, दूसरे दिन मैंने दोपहर में परफॉर्मेंस दिया
और वो कंपटीशन मैं ऑल ओवर गुजरात में फर्स्ट नंबर में जीत के आया। और वो डांस में सरोज खान ने पूरे डांस में खड़ी रही, पूरे डांस में उनकी आंखों में से आंसू निकल कर। सरोज खान जी, मेरी लाइफ में मैंने आज तक मेरी आंख में इतने आंसू नहीं निकले जो कमलेश तेरे परफॉर्मेंस से आपने मेरा दिल जीता है। आप लाखों डांसर की एक प्रेरणादायी हो, प्रेरणा स्त्रोत्र हो। जब मैंने वो किया, ऑल गुजरात जीता। इसके बाद डीआईडी है, डीआईडी में बतौर जज बैठा। इसके बाद 6 महीने के बाद अहमदाबाद में ऑल गुजरात डांस चैंपियनशिप थी और वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे उसमें बतौर जज सरोज खान जी और मुझे, हम दोनों को बुक किया था कि मैं सरोज खान जी के साथ बैठ के शो को जज करूं। और जो लोग मुझे मना बोलते थे, जहाँ पे जो बड़ौदा वाले जो ग्रुप डांस जो तुम ये नहीं, और वो लोग परफॉर्म कर रहे थे उनको आपने जज किया। तो मेरा कहना मतलब मेरे हिसाब से यही बहुत बड़ा अवार्ड होता है। वही अवार्ड है कि जिन लोगों ने बोला और हम बैठे हुए हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी चैलेंज वो चीज़ है। तो हमेशा मैंने चैलेंज को फेस किया, चैलेंज को एक्सेप्ट किया। कहीं ना कहीं सरोज खान मैम का भी एक छोटा सा, हम बोलें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइजर को नहीं बोलती, नहीं बताते और उनको वो नहीं बोलते कि यार ऐसे टैलेंट को भी आपको बढ़ावा देना चाहिए, प्लेटफॉर्म देना चाहिए। तो उनका जो सोचने का नजरिया है वो वही रहता है। उनको वो चीज़ बोले कि यार उनको देखिए आज लाखों लोग भी, इनके जैसे बहुत सारे लोग आज बिलीव नहीं करेंगे, डांस इंडिया डांस के बाद बहुत सारे मुझे देख के प्रेरणा लेके बहुत सारे ऐसे विकलांग डांसर आए, वो आपने टीवी पे देखे होंगे, इंडियाज गॉट टैलेंट में आए होंगे, डांस में। तो जब ये लोग मुझे मिलते हैं जी, जब फिजिकली चैलेंज डांसर, जब मुझे टीवी में आने के, जब मुझे मिलते कि कमलेश भाई अगर आज हम डांसर बने तो वो आपकी वजह से। अगर हमने ये देखा, किसी ने बोला था क्या तेरे जैसे एक लड़का वो टीवी पे डांस है तो इनका डांस दो, यार ऐसा करना तो मेरे लिए बहुत ईजी। तो टैलेंट सबके अंदर है, बस पहचानने की देरी। लोहा गर्म में मार दो वो चीज है। क्या बात है। हर एक चीज में आप पूरी शिद्दत से आप निभाओगे ना तो आपको डेफिनेटली इसमें सक्सेस मिलेगी। जी। आपकी लाइफ का सबसे बुरा दौर? मेरी लाइफ का सबसे बुरा दौर, मैं एक चीज़ मैं कहूँगा कि हर एक सक्सेस पर्सनालिटी अपनी स्ट्रगल की बात करता है जी, कि भाई मैंने ये किया, फलाना किया, ठीक, मैंने भी बोला कि यार ये किया वो किया, लेकिन वो जर्नी जो मेरी थी ना मैंने एंजॉय करके निकाली जी। मैंने अपने आप को महसूस नहीं होने दिया कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। इंसान को अगर आपके बढ़ना है तो आप अपने स्ट्रगल को महसूस ना होने दो कि आप खुद स्ट्रगल कर रहे हो। हर एक मुसीबत वाले काम को अगर आप इजीली ले पाओगे ना, हंसते हंसते निकालोगे ना, तो अब वो रास्ते आपके लिए आसान हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा बुरा दौर एक वो चीज़ आया था कि जहाँ पे लोग मुझे डिमोटिवेट करते थे, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हमारे आसपास का जो ऑरा होता है ना जी, 99% नेगेटिविटी वाला होता है, only 1% एक पॉजिटिव, बीच में गैप होता है कि आप वहाँ से कैसे निकल सकते हो। जैसे अभिमन्यु ने एक जो चक्रव्यूह बनाया था कि हमारे आसपास वही चक्रव्यूह है नेगेटिव वालों का जी, और वो चक्रव्यूह को तोड़ के हमें एक पॉजिटिव वाले आरो में बाहर आना है। तो उसी तरह से मेरी लाइफ में एक ऐसे बुरा दौर था कि जहाँ से मैं एक बैकफुट पे चला जाऊँ या कर पाऊँ, या ऐसी हिम्मत में हाथ उठ गया था कि ट्राईसाइकिल लेके जाता, जब मैं डांस सीखने जाता ट्राईसाइकिल लेके जाता था, शो में ट्राईसाइकिल लेके जाता था, बारिश हो रही थी, लेकिन कुछ मुझे एक वहाँ पे एक ब्राइट वो नहीं दिख रहा था कि यार मैं इसमें फ्यूचर बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन मेरा आने का इंटेंस यही था कि मैं लोगों के लिए ये फील्ड में मैं आना चाहता हूँ, मुझे कितनी भी परेशानी आई लेकिन मैं ये फील्ड को छोड़ूंगा नहीं। बहुत सारी परेशानी आई, तो एक वो बुरा दौर मेरा निकला था। और एक गंदा सबसे ज़्यादा मुझे जो फील हुआ था वो मैं शायद मैंने किसी भी अपने टॉक शो में शायद मैंने वो शेयर, लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा तो मुझे वो बुरा दौर उस वक्त मेरी आंख में से आंसू आ गया था। जब मैं डांस क्लास जाता था आता था तो मैं ना एक सर्कल जैसा मैं वहाँ पे खड़ा रहता था जी, तो एक अंकल थे जिनका नाम था मामा जी, और वो यूके शिफ्टेड थे, वो यूके रहते थे, लेकिन यूके से 2 महीने के लिए वो वहाँ बड़ौदा इंडिया में रहने के लिए आते थे, पूरा फैमिली उनका वहीं शिफ्ट था। लेकिन जहाँ से मेरी बस, जहाँ से मुझे ट्राईसाइकिल, लेकिन मैं वहाँ पे थकान की वजह से 2-3 मिनट वहाँ पे रुक जाता। और वो सर की आदत थी, वो दिल्ली ढाबे पे, क्योंकि अकेले रहते तो दिल्ली ढाबे का खाना उनको पसंद था, तो दिल्ली ढाबे पे आते थे और दिल्ली मुझे वो देखते थे, यार ये लड़का ट्राईसाइकिल लेके आता है, क्योंकि उनका लड़का भी खुद हैंडीकैप था। जी जी, लंदन में उनका लड़का खुद हैंडीकैप था, तो उनको जानने की उत्सुकता हुई कि यार चलो जाके उनसे पूछे कि आप क्या करते हो, डेली यहाँ पे क्यों आते हो, यहाँ पे रुकते हो फिर निकलते हो जी। तो वो दिन वो मेरे पास आए, फिर मुझे बोला कि आप क्या करते हो, वो सब मगर मैंने डिटेल लिखवाया ऐसा ऐसे मैं डांस सीखने को। तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया उनका कि यार मेरे बंगलों का एड्रेस है, आप मेरे बंगलों पे आप आना। अब सडनली पहली मुलाकात में तो ऐसे डायरेक्ट जा नहीं सकते हो, फिर मैं नहीं गया, उन्होंने एड्रेस वगैरह सब दिया। फिर 5-6 दिन निकल गए, 6-7 दिन निकल गए, 1 वीक जैसा हो गया।
फिर मुझे दोबारा बोला कि यार मैंने तुमको एड्रेस, तुम आए नहीं कि मैं तुमको कितने दिल से बोला आप एक बार मेरे बंगलो पे आप मेरे साथ ही चलो। तो वो मुझे ज़बरदस्ती लेके गए जी। उनकी गाड़ी के पीछे अपने ट्राइसिकल लेके गया, उनको उनके बंगलों पे लेके गए, बिठाया और उस वक्त उन्होंने बहुत सारी बात की। फिर उन्होंने उस वक्त मेरे को उन्होंने 1000 रुपीज़ दिए, 100 रुपीज़ की नोट। जी। तो मुझे वहाँ पे बहुत अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और बहुत बुरा भी लगा जी। कि ये मुझे दया खा के एक सिंपत्ति से मुझे ये पैसे दे रहे हैं। तब मुझे अपने आप को, ये दौर मेरे लिए बहुत बुरा था, ये दौर मेरे लिए बुरा था इसीलिए कि मैं ये सोच से निकलना बहुत बड़ी बात थी बढ़िया कि लोग आपको यही नज़र से देखते हैं, यही आपके लिए बुरा दौर है और इससे आप कैसे निकल सकते हो। स्ट्रगल बहुत सारी कर सकते हो, वो बात अलग है, आप फिजिकली फाइट कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ से फाइट करना, अपने माइंड को सेट करना बहुत बड़ी बात है कि यार मैं हर जगह जाता हूँ, लोग मुझे सिंपत्ति से देखते हैं, हर किसी जगह पे जाऊँ लोग सिंपत्ति देखते थे। तो ये एक बड़ा बुरा दौर था, लेकिन वो दौर से मुझे निकलना आता था कि मुझे कैसे निकलना है। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे 1000 रुपीज़ दिए और आज की तारीख में वो 1000 रुपीज़ मैंने इस फ्रेमिंग करके मैंने घर पे रखता था जी। और जब मुझे लाइफ में ऐसे कोई डीमोटिवेट होता था ना तो मैं उसको देख लेता था और जब देखता था ना मेरे अंदर ये पॉजिटिव वेव क्रिएट हो जाता था यार नहीं साला मुझे, मैं दिन ऐसे कि लोग मुझे ऐसे देखें। मतलब आपने अपनी चीज़ों को जहाँ नेगेटिव चीज़ें हुई उसको भी आपने पॉजिटिव वे में बदल दिया। चक्रव्यूह को तोड़ते गया, मैं पॉजिटिव वे में घुसने की कोशिश करता था और मैं कोशिश करता था और पहुंची जाए, क्योंकि किसी ने कहा असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो। जी। असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का यूं मैदान छोड़ के मत भागो तुम, कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो मैंने हर एक कदम पे अपनी कोशिश को नहीं छोड़ी, अपने अटेम्प्ट मैंने दिलो जान से डाला जी, पूरी शिद्दत से अपने ट्राई किया जी। और यही है कि अगर कोशिश करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या बात है। तो मैं अपने आप को बाजीगर मानता हूँ, मैं अपनी जिंदगी का रियल बाजीगर मैं अपने आप को मानता हूँ। जी। हम बात हो रही थी, आपने एक ड्रीम देखा था, एक जगह वाली बात हमारी शेयर हुई थी। वो वाक्या क्या है? हाँ, वो वाक्या ऐसा था तरुण भैया, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये सब ऐसे जो वाक्य है ना वो मेरी लाइफ में ना मुझे अपने आप वो बूस्टअप कर देता है। जी। क्या यार वो चीज़ वहाँ से एक सीखने को मिलती कि लाइफ में आप जैसा सोचोगे ना वैसा बनोगे। अगर तनुज भैया लाइफ में अगर नेगेटिव सोचोगे ना यार मेरी लाइफ में एहसास होगा साला आगे वाला दिन क्या होगा, ये हुआ तो लाइफ में वही बनेगा, वही होगा। लेकिन मैंने ये चीज़ सोचा कि हमें पॉजिटिव थॉट्स के, मैंने सोचा कि जैसा सोचेंगे वैसा बनोगे। जब मैं लोग मुझे प्रोग्राम में बुलाने लगे उस वक्त 100, 150, 200 रुपये मुझे प्रोग्राम्स के मिलते थे जी। तो हमारे जब ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम चलते थे तो बड़ौदा में एक छोटा सा एरिया है लालबाग जी, और वहाँ से मुझे मेरे पात्रा घर पे जाने के लिए वहाँ से सुबह 4-5 बजे की जो दूध की गाड़ियाँ जो गांव के लिए जाती है वो दूध सेंटर से निकल के गांव के लिए दूध लेने के लिए जाती है, या फिर रेती कपची ईट्स वगैरह की ट्रक्स वगैरह सब जाती, तो उसमें बैठ के मैं सुबह मॉर्निंग में जाया करता था। 1:30, 12, 1 बजे जल्दी सो खत्म तो मैं 1:30, 2 बजे आता था और पूरा सुनसान इलाका, एक जंगल जैसा इलाका, एक छोटा सा एक 1 वे ट्रैक बना हुआ था, उसी रूट पे मेरे को निकल, मैं अकेला बैठा रहता था। लोग भी शौक में रहते यार अकेले इतनी रात को कैसे बैठा रहता था। तो मैं लोगों से लिफ्ट मांगता था, मुझे लिफ्ट नहीं देते क्योंकि ऐसा लड़के को कौन बिठाए वो सब वगैरह, मैंने बहुत सारी, तो सुबह तक मुझे वेट करना पड़ता था। और मैं उसी में फिर बाद में सुबह 5 बजे जो दूध की गाड़ी निकलती तो मैं पीछे बैठ के मैं फिर अपने घर पे जाता था। तो एक वो सीन चल रहा था, तो तब मैंने अपनी लाइफ में उसी वक्त मैंने बैठ के एक ड्रीम देखा था जी, क्या जिस चीज़ पे अगर मैं लिफ्ट मांग रहा हूँ कोई मुझे लिफ्ट नहीं दे रहे, और अंदर से वो आवाज़ आई थी कि एक दिन ऐसा लाऊंगा कि इसी रास्ते से मैं अपनी 4 व्हीलर गाड़ी लेके, अपनी गाड़ी से निकलूंगा, खुद की गाड़ी के लेके निकलूंगा। और वो एक दिन मैं लेके आया और उसी रोड से जब मैं अपनी गाड़ी लेके निकलता हूँ डस्टर, हाँ, तो मैं 1 मिनट के लिए वो जगह पे स्टॉप करता हूँ और वो जगह में देखता हूँ हाँ, कि ऐसा वो दिन था और एक आज का दिन है। और उस जगह पे अगर किसी को भी लिफ्ट चाहे ना, मैं पहले पूछता हूँ भाई आपको आना है, हाँ, आपको आना है, हाँ, मैं मेरे साथ लेके जाए, चाहे लोग बोल रहे कि आप इस रात को कहाँ किसी को बिठा, मैं वो चीज़ को नहीं डरता, लेकिन वो चीज़ मैंने वो चीज़ महसूस की है, वो चीज़ मैंने महसूस की, शायद मुझे कोई नहीं बिठा तो मेरे अंदर क्या बीतती थी। सही बात। तो वो चीज़
मैं देखता हूँ ना, जी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है लाइफ में, मुझे वहाँ से और ज़्यादा बूस्टअप मिलता है। बूस्टअप मिला आपको। तो लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल है तनुज भैया की, अगर हम स्टोरी की तो पूरे दिन निकल जाते हैं। सही बात है। बट एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँ कि ज़िंदगी को जीना है। जीना है। जो लोग छोटी छोटी चीज़ों से निराश हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, और जीवन जो भगवान ने एक खूबसूरत तोहफे के रूप में जीवन दिया है, मेरा मानना है भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि आप हैं, बिल्कुल। और आपके हाथ पैर सलामत हैं, आपको बिल्कुल पूरे तरीके से फिट रखा है, वही असली धन दौलत है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आपकी चीज़ें वो नहीं है, क्योंकि कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है, और आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं बिल्कुल। जो उन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पूरी दिनचर्याएं जो हैं आपकी कितनी तकलीफ से बीतती है। तो उसके बाद में भी कुछ लोग केवल किस चीज़ पे निराश हो जाते हैं कि किसी ने 90% का सपना देखा और उसके 89% आए और उसने अपनी लाइफ को क्विट कर लिया, फांसी लगा ली। किसी ने, मम्मी ने डांटा, उसने फांसी लगा ली। किसी के पिताजी ने डांटा, उसने फांसी लगा ली। या वो बिजनेस कर रहा था, उसमें वो फेल हो गया, उसने फांसी लगा ली या सुसाइड कर लिया। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो मतलब जीवन में आई हुई परेशानियों का सामना नहीं कर पाते हैं और भगवान का जो दिया हुआ इतना खूबसूरत तोहफा है उसको नहीं समझ पाते हैं? पूरी स्टोरी का मेन मॉरल अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन पे आके अटकता है जी। और आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि आज लोग इतनी फास्ट लाइफ में, कंपटीशन भरी लाइफ में, जहाँ पे एक दूसरे के पैर खींचने में पड़े हैं जी। वो लाइफ में, वो जनरेशन में लोग बहुत ही जल्दी हताश हो जाते हैं। मैं मेरे पॉजिटिव डायरी के व्यूवर्स को मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों यार, लाइफ है ना बहुत अनमोल चीज़ है। जी। ज़िंदगी बहुत अनमोल है। आज सोचो आप, मेरे पास पैर नहीं है, मैं चल नहीं पाता हूँ, मुझे भी लोगों की तरह चलना है, घूमना है, फिरना है, मुझे भी मेरी लाइफ को जीना है, बट फिर भी मैं हंसते हंसते जीता हूँ। जी। फिर भी मैं हंसते हंसते जीता हूँ। एक चीज़ मैं मानता हूँ कि दोस्तों ये मनुष्य जन्म ऐसे ही नहीं मिलता है, कितने पुण्य कर्म किए होंगे तब उसके बाद ये जन्म उसके बाद हमें ये जन्म मिलता है। आप बिल, मैं जब भी भगवान के मंदिर में जाता हूँ ना, जब मैं माता के रानी के पास किसी पे जाता हूँ ना, मैं उससे कुछ नहीं मांगता, मैं उनसे दो हाथों की यही विनती करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि हे माँ, हे प्रभु, तूने मुझे ये मनुष्य जन्म दे के हमारे पे सबसे बड़ा एहसान किया है। जी। इनसे बड़े अमूल्य गिफ्ट हमारे लिए क्या हो सकती है। अपने आप को कभी मत कोसो। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में चाहे कितने भी फेलियर आए, मरते दम तक भी फेलियर, लोगों को 70, 40, 60 एज में जाके सक्सेस मिलती है। वो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल, बहुत सारे अपने बॉलीवुड में ऐसे लोग हैं जी, इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे, फिर बिजनेस इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको एक एज पे, सर्टन एज पे सफलता मिलती है। वो लोग हिम्मत नहीं हारते कि हम लोग स्ट्रगल करते, नहीं मिलता। तो आप छोटी छोटी बातों से, एक एग्जाम में फेल होने के बाद आप सुसाइड कर लेते हो, एक माँ बाप के टोकने पे आप सुसाइड कर लेते हो। मेरी लाइफ में तो मैंने ऐसे दिन देखे कि यार वो सर्टन एज पे भी आ गया था, मैं ये करूँ, लेकिन मैंने सोचा कि यार ये जिंदगी में ऐसे नहीं गवाऊंगा। साला ऐसा नहीं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा हटाना, आए हो तो जिंदगी में मौज जियो, हंसते रहो और लोगों को हंसाते रहो और मस्त मस्ती से जियो। फेलियर तो आते ही, फेलियर जिंदगी का दूसरा नाम ही फेलियर है। अगर जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आ रहे हैं तो फिर जिंदगी क्या है? जीवन में उतार चढ़ाव का नाम ही दूसरा नाम जिंदगी है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, बिल्कुल। तो फिर और हमारे बॉलीवुड के ऐसे ऐसे गाने हैं कि जो हमको रियल लाइफ में हमको इंस्पायर करती है। वो सब गाने, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, आपने क्या बात बोली आपने यार, कड़ी। तो फिर तो यार दोस्तों, मैं तो यही बोलता हूँ कि जिंदगी को मस्त जियो, एंजॉय करो। फेलियर आते रहे तो आने दो, कि फेलियर बोले तेरे को जितना आना इतना आ जा, हम तेरा वेलकम दिल से करेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा लाएंगे तेरे को भी हम हरा के रहेंगे, तेरे से फेलियर से हमारी जीत का रास्ता नक्की होगा। तो जिंदगी एक गिफ्ट है, उसे कबूल कर लीजिए। जिंदगी एक गिफ्ट है, उसे कबूल कर लीजिए। जिंदगी एक एहसास है, महसूस कर लीजिए। जिंदगी एक मिलन है, मुस्कुरा लीजिए। जिंदगी एक मिलन है, मुस्कुरा लीजिए। जिंदगी एक आंसू है, उसे पी लीजिए। जिंदगी एक आंसू है, उसे पी लीजिए। और जिंदगी आखिर में जिंदगी है, उसे जी लीजिए। क्या बात है। जिंदगी आखिर में जिंदगी है, उसे जी लीजिए। दोस्तों, जिंदगी, हम मनुष्य इतने अच्छे कर्म के होंगे, मनुष्य जन्म मिला है
चाहे कैसी भी परिस्थिति में मिला, लेकिन आप एंजॉय करें। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सबसे पावरफुल जो होता है वो मनुष्य जन्म ही होता है, मनुष्य जन्म होता क्योंकि उसके पास में सारी वो चीजें होती हैं जो वो चाहे वो कर सकता है, जो वो चाहे वो पा सकता है, वरना हर कोई एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, चाहे कितने भी। आज सोचो, मनुष्य में वो पावर है कि जिस भगवान ने मनुष्य को बनाया वही मनुष्य भगवान को बेच रहा है। इससे बड़ी बात, इससे बड़ा मनुष्य कौन हो सकता है? भगवान से भी ऊपर मनुष्य हो सका। सही बात है। तो कितना पवित्र जन्म है मनुष्य का। तो मैं तो ये चीज मानता हूँ यार, जिंदगी को एंजॉय करो। मैं अपनी जिंदगी का हर एक मोमेंट को मैं जीता हूँ, पूरी शिद्दत से जीता हूँ। मरते मरते ये चीज़ ना हो कि यार साले मैंने ज़िंदगी के ऐसी तरीके से मैंने जिया। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। टेंशन तो टेंशन ही जिंदगी में आते जाते रहेंगे, फिर भी इन लबों पे मुस्कुराते रहे। हाँ, और टेंशन तो आना ही। और टेंशन की चीज बोलो कि टेंशन लो मत, टेंशन दे दो। टेंशन लेने के लिए लोग अपन को देखें और टेंशन में रहे, बोला ये कैसे कर रहा है। हाँ, टेंशन उनको दे दो। जी। बस मैं चीज़ ये मानता हूँ कि जिंदगी का एक ही फंडा है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और लोगों को भी आपके प्यार के जरिए, लोगों को जिनके चेहरे पे, और जिनके एक खास है, अगर आपके जरिए किसी की चेहरे पे अगर स्माइल आ गई ना, तो समझ लो आपका जीवन सार्थक हो गया। आपसे बात करने का तो बहुत सारा मन है और बहुत सारी बातें हमारी हो गई और आपके बारे में जाना। एक लास्ट मैसेज पॉजिटिव डायरी के दर्शकों को आप अपने जरिए क्या देना चाहेंगे? पॉजिटिव डायरी के जरिए, हिंदी टॉक शो के जरिए, तनुज भैया हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र है। ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड डांसर, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंकरिंग होस्ट, बहुत ही अच्छी तरह से, और इंसान भी बहुत अच्छे है, बहुत प्यारे इंसान है। तो ये पॉजिटिव डायरी के ज़रिए एक कहना बात कहूँगा कि बड़ी शिद्दत से निभाओ किरदार अपना। जी, जीवन में बड़ी शिद्दत से निभाओ किरदार अपना, कि पर्दा गिरने के बाद भी लोगों की तालियां बजती रहेंगी। क्या बात है, क्या बात। हाँ, तो जीवन में आप अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करो कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको कोई एक चीज़ के लिए तो याद करें। फिर ऐसा ना हो कि यार साला अच्छा हुआ गया तो, लेकिन हम ऐसा करेंगे जीवन में कि एक चीज़ ऐसी छोड़ के जाए कि लोग आपको ज़िंदगी भर याद करें। हाँ, कि यार तनुज भाई अच्छे इंसान थे, कमलेश भाई एक अच्छे डांसर थे, भैया अच्छे कैमरामैन थे। तो जीवन में कैसी चीज़ हो, जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचो और हमेशा अपने सपनों को मरने मत दो, सपनों को जिंदा रखो। मैंने पहले ही बोला कि अपने सपनों की चिंगारी को कभी बुझने मत दो। हाँ, अगर वो सपनों की चिंगारी बुझ गई तो समझ लो आपने जीते जी आत्महत्या कर ली। वो एक शेर है, जिसकी हस्ती जिंदा है, हाँ, उसकी कश्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लीजिए जबरदस्ती जिंदा है। क्या बात है। तो और एक शायरी आपके लिए लास्ट में, एग्जिट में, मेरे दोस्तों के लिए जी, कि दोस्तों जब तक हम हमारी नज़र, जी, जब तक हमारी सोच को चेंज नहीं करेंगे तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ तो चेंज करना, हमें देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, हमें हमारी सोच को चेंज करना पड़ेगा। नज़र को बदलो, नज़ारा बदल जाएगा। जी, अपनी नज़र को बदलो, नज़ारा बदल जाएगा। अपनी सोच को बदलो, सितारा बदल जाएगा। कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपनी दिशा को बदलो, किनारा अपने आप बदल जाएगा। किनारा अपने आप बदल जाए। तो मेरा यही संदेश है पॉजिटिव डायरी के जरिए, हमेशा पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव डायरी का मोटो यही है कि ऐसे आर्टिस्ट को, ऐसे पर्सनालिटी को बुला के जो लाइफ में हमेशा अपने आप में पॉजिटिव रहे हैं, और वही सकारात्मक सोच आप लोगों के अंदर आए कि भाई ये लोग कर सकते हैं तो आप भी बहुत कुछ कर